चलिए, तो जो सवालों पर हम बात कर रहे थे उन पर आपको एक बार वापस से ये चीजें, ये बातें सुनाते हैं। बेटा ये पर्दा लगा ले इधर वाला। मिली नहीं क्या फ्लूइड की एलपी? मिल गई ना? मैंने होमवर्क दिया था एक और दो का शायद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो बात थी वो थी उत्प्लावन बल पर। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मुद्दों को और चीजों को रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। बेटे मैं कह रहा हूं कि उत्प्लावन बल, और उत्प्लावन बल इस बात पर नहीं निर्भर करेगा कि कौन डूब रहा है, जैसे पाशा को, जापानी को और बड़े बुजुर्गों को। अगर अपन डुबोए और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नाप कर इन तीनों का वी वॉल्यूम ही, वी आयतन ही लिक्विड में डुबोता हूं, तो भले ये तीनों व्यक्ति अलग अलग है, भले इन तीनों का घनत्व, उम्र सब अलग है, उम्र नहीं सॉरी, घनत्व अलग है, तो अगर विस्थापित द्रव का आयतन क्या रहेगा, सेम, तो लग रहा उत्प्लावन बल का मान भी क्या रहेगा, समान। यानी उत्प्लावन बल का सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि कितना द्रव इन्होंने विस्थापित किया है। और अंततः इसी परिस्थिति को आर्किमिडीज के आधार पर, उनकी बातों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जो भी द्रव वहां पर है, जितना भी वहां से विस्थापित आयतन है गुणा जी, इतना यहां से उत्प्लावन बल लगता है। और हमेशा उत्प्लावन बल, द्रव नीचे तो बल ऊपर, इस प्रकार से लगता है। कुछ कुछ और एक्स्ट्रा हमने बातें भी कर ली थी बेटा। हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट रॉ नॉट इज ग्रेटर देन रॉ एल, तो क्या हुआ था परिस्थिति उसमें, वस्तु डूब गया था। अरे हाँ, लिखा हुआ सारा आपके सामने। अगर हमने कहा था कि रॉ नॉट इज लेस देन रॉ लिक्विड, आंशिक रूप से डूबा रहेगा, और डूबने का जो मुद्दा है कि कितना डूबेगा, ये निर्भर करेगा कितना भार mg लग रहा है, उस भार को बैलेंस करने के लिए कितना उत्प्लावन बल चाहिए। भार बढ़ा दूंगा तो उत्प्लावन बल ज्यादा चाहिए होगा, तो वस्तु थोड़ी ज्यादा डूब जाएगी। भार कम कर दूंगा तो वस्तु थोड़ी कम डूबेगी। फिर तीसरी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का घनत्व रॉ नॉट और लिक्विड का घनत्व रॉ एल बराबर हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में वस्तु पूर्णतया डूब जाती है। वो उछलकर, जैसे जब हल्की वस्तु रहती है तो किधर डुबोते ही उछलकर किधर आने का प्रयास करती है, बाहर। तो वो जब घनत्व बराबर हो जाते हैं तो वैसा बिल्कुल प्रयास नहीं होता है। वस्तु को आपने डुबो दिया, वो डूब गई, उस पर नीचे लग रहा बल और ऊपर लग रहा बल सदैव साम्य में रहते हैं। उदासीन साम्य भी कहा जाता है उसे। फिर हमने यहां पर बात की, हमने कुछ सवालों के साथ ये देखने की कोशिश की कि किस प्रकार से, जैसे लास्ट सवाल जो लिखा हुआ है कि अगर एक पात्र में दो लिक्विड आप यहां पर भर देते हैं और उन दो लिक्विडों में हम किसी एक वस्तु को इस प्रकार से डुबोते हैं कि यहां इसका डेंसिटी 2 रॉ दिया हुआ है और इसका रॉ, और इसका रॉ नॉट, और यहां अगर 1/4 नीचे वाले में है और 3/4 ऊपर वाले में है, तो हमें ये रॉ नॉट ही ज्ञात करना। तो वापस से यहां कि ये तैरता हुआ एक वस्तु का आकार सिलेंडर के रूप में हमें दे दिया, और ये तैर रहा है, मतलब ये बात खुद ये कह रहा है कि इस पर बल साम्यावस्था में है। नीचे गुरुत्वीय बल जितना इसे खींचना चाहता है, इस पर लग रहे उत्प्लावन बलों का योग इसे साम्य में बना लेगा। मैंने क्यों कहा उत्प्लावन बलों का योग? क्योंकि दो द्रव यहां पर है और दोनों द्रव अपना अपना उत्प्लावन बल में योगदान देकर उसको mg से बैलेंस कर लेंगे। तो नीचे लग रहा कुल बल, ऊपर लग रहे बलों में FB1 और FB। FB1 में अगर मैं पहला द्रव इसे मानता हूं तो बताइए FB1 किस चीज पर निर्भर करता है? तो आप कहेंगे FB1 उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है।
कितना आयतन उस द्रव में विस्थापित है उस पर निर्भर करता है। तो अगर कुल लंबाई यहां पर क्या हो, जैसे ये बॉटल है बेटे, ये बॉटल अपन पूरी सिमेट्री से मान लेते हैं, और इस सिमेट्री वाली बॉटल में, मतलब सिमेट्री का मतलब है बिल्कुल नीचे से ऊपर तक एक बराबर चौड़ाई, और अगर मैं किसी द्रव में इसका इतना हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा डुबो देता हूं, तो कितना आयतन डुबो दिया? अगर कुल आयतन V है तो एक चौथाई आयतन डूबा। डूबा कि नहीं डूबा? ये मत कहना कि सर एक चौथाई तो लंबाई है, आयतन एक चौथाई कैसे हुआ? क्योंकि लंबाई के अनुदिश ये वस्तु समरूप है कि नहीं है? तो अगर मैं एक चौथाई इसका लंबाई इसमें डुबो देता हूं, तो एक चौथाई आयतन डूब गया मानो, और तीन चौथाई इस दूसरे द्रव में है, यानी 3V/4 बाहर दूसरे वाले द्रव में बचा है मानो। हाँ के ना? तो यही चीज हम यहाँ पे कह देंगे। तो हम पहले द्रव जिसका घनत्व 2 ρ है, इसमें आयतन V/4 गुणा G, और यहां पर घनत्व कितना है बेटा? ρ, उसमें आयतन इंटू, यहां m किसका है? वस्तु का। तो वस्तु का मास किस पर निर्भर करेगा? वस्तु के घनत्व पर। और वस्तु का घनत्व कितना है? वस्तु का आयतन कुल कितना माना है? V इंटू Vg से Vg काट देते हैं, और हमें जो पता करना था ρ0 वो पता लग जाएगा। कैसे? 2 ρ/4 यानी ρ/2 प्लस 3 ρ/4, इनको जोड़ो, आंसर आ जाए। एक नीट में आया हुआ सवाल है जिसमें कहा गया है कि बिल्कुल इसी प्रकार से एक सिलेंडर कुछ है, एक लिक्विड यहां पर है, दो लिक्विड एक्चुअली यहां पर है। नीचे वाले लिक्विड में, अच्छा, इसकी सिलेंडर की कुल लंबाई को यहां पर L मान लिया गया है, कुल लंबाई L। इसका घनत्व ρ, इसका ईटा ρ। इधर देख लेना, कुछ सिंबल्स को तरीके से देख लेना। घनत्व यहां पर ऊपर वाले का, नीचे वाले का ईटा ρ, ठीक है। सिलेंडर की कुल लंबाई, तो इस नीचे वाले द्रव में इस L लंबाई का P गुना यहां पर है, PL। किसमें? नीचे वाले में। ठीक है। और यहां पर अपने को इस सिलेंडर का घनत्व ρ0 बताना है। नहीं, मुझे बस एक चीज बता दें, बाकी तो आप कर ही लेंगे। मुझे बस एक चीज ये बता दें कि इस सिलेंडर की कुल लंबाई कितनी है बेटा? उसमें से नीचे नीचे वाली,
तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सिलेंडर का कुल आयतन V है तो ये नीचे वाला आयतन कितना होगा? PV पक्का? और ऊपर वाला? 100%? बढ़िया। कैसे? देखो वहां पर कि जब एक चौथाई वहां पर है, यानी इस कुल लंबाई L का कितना गुना है? 1/4। तो आयतन भी कितना गुना? 1/4। ऊपर वाला कितना है? अगर नीचे वाला 1/4 है तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला 3/4 इंटू V। तो वही काम यहां पर किया कि लंबाई का कितना गुना यहां पर है? P गुना। तो आयतन भी कितना होगा? P गुना। तो ऊपर वाला कितना बचेगा? 1 - P गुना। तो यहां से 1 - P इंटू V। नहीं, अब यहां से बिल्कुल सेम उधर की परिस्थितियों जैसा ही लिख डालो। नीचे कितना बल लगेगा? mg। तो mg किस पर निर्भर करेगा? वस्तु के घनत्व ρ नॉट, वस्तु के आयतन v गुणा g। FB1 इस नीचे वाले के कारण लग रहा उत्प्लावन बल, तो हम क्या लिख देंगे? नीचे वाले का यहां पर घनत्व ईटा ρ, आयतन pv और g। ऊपर वाले का घनत्व ρ, आयतन 1 - PV इंटू जी। सब जगह से VG कॉमन लेके काट दू, VG VG VG। और यहां पर ये क्या बचेगा? ईटा रॉ पी प्लस रॉ माइनस रॉ पी इज इक्वल टू रॉ नॉट। रॉ नॉट जो मुझे ज्ञात करना है, इन तीनों चीजों में से क्या कॉमन है? रॉ। तो यहां से क्या आ जाएगा? रॉ कॉमन लिया, ये आ गया 1। यहां पर आप देखेंगे रॉ कॉमन लिया, यहां आ गया P। और यहां आप देखेंगे रॉ कॉमन लिया, ईटा P। अब यहां पर आप चाहें तो ऐसा और कर सकते हैं, रॉ 1 अपनी जगह रहने दें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? P। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, या यहां प्लस रहने दो, यहां पर ये 1 अपनी जगह, ये प्लस रहने दो, P कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा ईटा माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिएगा, एक कोई वस्तु है, और इस तरीके से वो किसी लिक्विड में हमने तैरा दी। अब इस पर बलों को अगर डिस्कस किया जाए तो आप क्या कह देंगे कि इस वस्तु जो कि आंशिक रूप से डूबी है, आंशिक रूप से ऊपर निकली हुई है, इस पर बलों के लिए बात की जाए तो इस पर नीचे लग रहा गुरुत्वीय बल उतने ही पर्याप्त उत्प्लावन बल से बैलेंस हो रहा है। उत्प्लावन बल उतना ही लगेगा जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको नीचे तो mg यानी 1 किलो का ब्लॉक है, 10 न्यूटन चाहिए, उत्प्लावन बल इस पे बेकार ही 12 न्यूटन लगेगा। नहीं लगेगा। 12 न्यूटन कब लगेगा? जब आप इसे जबरदस्ती किधर डुबो दोगे? नीचे। जबरदस्ती डुबो दोगे तो जबरदस्ती आयतन क्या विस्थापित हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा। उत्प्लावन बल क्या लगेगा? थोड़ा ज्यादा। पर जैसे ही छोड़ोगे तुरंत निकलकर अपनी वास्तविक परिस्थिति में ये आ जाएगा। तो यहां से हमने कहा कि ये हो गई
हमारी परिस्थिति। अब इसमें क्या होगा कि मान लिया जाए यहां ऊपर एक इस प्रकार से छोटा द्रव्यमान इसके ऊपर रख दिया जाए। ऊपर छोटा द्रव्यमान रखने से क्या परिस्थिति बनेगी बोलो? भार बढ़ जाएगा, भार को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो किसको भी बढ़ना पड़ेगा? उत्प्लावन बल को भी। और उत्प्लावन बल बढ़ाने के लिए वस्तु के पास एक ही तरीका है, थोड़ी ज्यादा डूब जाए। हाँ, कोई आपत्ति किसी को? थोड़ा ज्यादा डूब कर ही अधिक उत्प्लावन बल ऊपर उत्पन्न करवाया जा सकता है, और उस अधिक उत्प्लावन बल के कारण ही वो एक्स्ट्रा मास जो आपने रखा है उसको साम्य में लाया जा सकता है। हाँ के ना? तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि इस परिस्थिति में जैसे ही हमने यहां पर मास रखा है तो हम लिख सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है, चेंज इन वेट, जिसको फिलहाल मैं क्या लिख दे रहा हूं बेटा? और जितना चेंज उस वेट में हुआ है, जितना चेंज भार में हुआ है, इसको व्यवस्थित रखने के लिए उतना ही चेंज किसमें होना चाहिए? उत्प्लावन बल में। चेंज इन एफ बी। अब एफ बी कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। मान लिया इस वस्तु के आधार का एरिया क्या है? ए। तो यहां पर एफ बी लगता किसके कारण है? लिक्विड के घनत्व के कारण। इसका क्या लिखा जाएगा? वॉल्यूम इनटू। वॉल्यूम कौन सा? जो पहले डूबा हुआ है वो नहीं, जितना एक्स्ट्रा डूबा हुआ है, क्योंकि हम तो एफ बी में यानी उत्प्लावन बल में चेंज की, परिवर्तन की बात करें, और परिवर्तन किसके कारण हुआ है? उस मास के रखने से एक्स्ट्रा हिस्सा उस वस्तु का लिक्विड में डूब चुका है। और एक्स्ट्रा हिस्सा मान लिया यहां से कितना डूब गया? यहां से डेल्टा एल और डूब गया। कितना डूब गया बेटा? डेल्टा एल और डूब गया। तो कितना आयतन और डूब गया? ए गुणा डेल्टा एल। आती बात समझ में? और ऐसा करके आराम से मुझसे पूछा जाए कितना मास एक्स्ट्रा रखा है, वो निकाल सकता हूं। जो कुछ भी एक्स्ट्रा उससे पूछा जाता है वो मैं कर सकता हूं। तो ये चीज अपने को बात समझ में आती है बेटा? ये चेंज इन एफ बी को हम समझ लेंगे कि यहां पर एक्स्ट्रा द्रव विस्थापित होकर जो एफ बी में चेंज होता है उसकी बात हम करते हैं। लिखें फटाफट से, तुरंत लिख डालें। सवाल लिखते हैं, तुरंत लिखो। सवाल में यहां पर हमारे पास क्या रहेगा? एक नाव रहेगी। नाव को हम इस प्रकार से चौकोर आकार में मान रहे हैं, जिसकी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है। और उस पर हम कुछ भार वजन वगैरह डालकर पता करेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन। एक नाव के पैंदे का आकार, एक
एक नाव के पैंदे का आकार आकार 2 मीटर गुणा 1 मीटर, 2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो जब भी ऐसी चीज लिखी होती है इसका मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। तो हमने क्या लिखा है, एक नाव के पैंदे का आकार 2 मीटर गुणा 1 मीटर है एवं यह पानी पर तैर रही है। एक व्यक्ति के इस पर खड़े होने पर, एक व्यक्ति के इस पर खड़े होने पर यह 4 सेंटीमीटर और डूब जाती है। यह 4 सेंटीमीटर और डूब जाती है, तो व्यक्ति का द्रव्यमान ज्ञात करो। हाँ बेटा, बिल्कुल। वजन ही बता रहा है ना। मैं उम्र सोच लिया। हो जाएगा बेटा, बिल्कुल वैसी परिस्थितियां हैं। एम मुझे तो पता करना है, जी से जी तो काट ही दिया होगा, एक तरफ एम बचा। अब रॉयल पानी, पानी का कितना लिख दोगे, 1000। आधार का एरिया 2 गुणा 1 तो 2, और जो एक्स्ट्रा डेल्टा एल है वो कितना है, तो सेंटीमीटर को उसको भी मीटर में बदल दो, 4/100। हाँ, तो उधर हो जाएगा 1000 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 4/100। आपको सॉल्व कर लो, 80 आ जाएगा। अब यही काम उल्टा भी होगा तो देखो बेटा, कि अगर अब इस ब्लॉक को, मान लो एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया हमने, और अगर इसको हटा लूं, ऊपर आ जाए। एक सवाल और लिखो ये, एक लकड़ी के घन पर, एक लकड़ी के घन पर 500 ग्राम, 500 ग्राम मांस रखा हुआ है। वह यह घन वह यह घन पानी पर तैर रहा है। वह यह घन पानी पर तैर रहा है। उस द्रव्यमान को घन से हटा देने पर, उस द्रव्यमान को घन से हटा देने पर उस द्रव्यमान को घन से हटा देने पर यह 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए।
कितना है बता। होगा बेटा। आपका काम बिल्कुल रिवर्स है, मत गणित बिल्कुल सेम है। काम रिवर्स है पर गणित बिल्कुल सेम है। कि जैसे मैंने कहा कि कुछ जो एक्स्ट्रा भार हम रखते हैं, उस एक्स्ट्रा भार के लिए एक्स्ट्रा उत्प्लावन बल भी हमें चाहिए। और अगर मैं उस एक्स्ट्रा भार रखे हुए भार को हटा देता हूं, तो उत्प्लावन बल में उतनी ही कमी मुझे करनी पड़ेगी। उत्प्लावन बल बढ़ाना है तो वस्तु का ज्यादा आयतन डुबाना पड़ेगा, उत्प्लावन बल कम करना है तो वस्तु का उतना आयतन कम डुबोना पड़ेगा। तो यहां से हमने कहा कि वस्तु कितने भार की हमने वहां पर से हटाई है। तो सारी जो भी चीजें हैं ना, मैं उनको सबको सीजीएस में रख लेता हूं बेटा। मैं लिख देता हूं सीजीएस में। तो मैंने कहा कितने ग्राम की वस्तु है, इंटू जी बराबर कितना उत्प्लावन बल कम होगा, ये डिपेंड करेगा उस वाटर के घनत्व पर। और जो यहां पर आयतन में परिवर्तन होगा, ए इंटू डेल्टा एल इंटू जी, जी से जी कैंसिल। ये सीजीएस में ही हमने रखा है 500। पानी का घनत्व सीजीएस में कितना, एक। और यहां पर आधार को ए ही रख देता हूं, डेल्टा एल कितना है 5, ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो 5 से 500 100 बार कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 100। ये भी किसमें, सेंटीमीटर में ही आया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए यानी घन जो होता है बेटा, अगर उसके एक पृष्ठ का आधार का क्षेत्रफल में लिखता हूं, तो वो ए स्क्वायर लिख देता हूं, ए स्क्वायर बराबर 100। तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। आगे बात बढ़ाते हैं। हम यहां पर कहते हैं कि जो ये आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत जो दिया, उत्प्लावन बल की जो बातें हुई, इस आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग से हम किसी भी अज्ञात धातु का, अज्ञात वस्तु का घनत्व निकाल सकते हैं, या किसी अज्ञात द्रव का घनत्व भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पुराने टाइम पर डेंसिटी वगैरह मेजर करने के लिए, या किसी मेटल में कितना शुद्ध वहां पर धातु है, उस चीज को अगर पता करना है, जैसा सोना है, सोने का एग्जैक्ट डेंसिटी वहां पर अगर मुझे पता है, और मुझे पता करना कि इसमें मिलावट है या नहीं है, तो इस बात को आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांतों से, अपने उस नियम से चेक करने का तरीका खोज निकाला कि कितनी मिलावट है, कितना कौन सा घनत्व का कितना प्रतिशत मटेरियल इसमें मिक्स किया हुआ है। ये सब चीजें के लिए, यानी किसी अज्ञात, यूं मान ले सिंपल बात बात करें, किसी अज्ञात वस्तु का या अज्ञात द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे। तो आप लिखें आर्किमिडीज के अनुप्रयोग, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग।
इसमें दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पार्ट ए लिखा है और इसमें लिखना चाहा है कि अननोन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक अज्ञात वस्तु है और इसके अपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करना है। अपेक्षिक घनत्व जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी आर डी से व्यक्त किया करते थे बेटा। और क्या होता था, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी अपॉन वाटर, पानी की डेंसिटी। ये मुझे यहां पर एक फॉर्मूला पता है। अब मैं चाहता हूं कि कैसे हम यहां पर उत्प्लावन बलों का या आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके वो सापेक्षिक या अपेक्षिक घनत्व आरडी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये है। इसमें किसी को आपत्ति? इसमें किसी को आपत्ति? इसमें किसी को दुख? हम बात कर रहे हैं उस धातु, कोई भी मटेरियल है जो यहां पर हमने किसी वाटर में डुबोया है, यानी ये है पानी, और पानी में हमने कोई एक वस्तु यहां पर इस प्रकार से डुबो रखी है। जो वस्तु डुबो रखी है उस वस्तु का आयतन हम क्या मान रहे हैं? v। जो वस्तु डुबो रखी है उसका घनत्व हम क्या मान रहे हैं? ठीक है बात। और हम यहां पर इसका वस्तु का आपेक्षिक घनत्व यानी रॉ नॉट अपॉन रॉ डब्ल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। रॉ डब्ल्यू हमें पता होता है, रॉ नॉट, और जैसे ही सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व पता लग जाएगा, हम क्या ज्ञात कर लेंगे उसकी मदद से? रॉ नॉट ज्ञात कर लेंगे। जैसा हमने सीखा भी था कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व अगर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी 2 है, घनत्व किसी का 2 है, तो उसका वास्तविक घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व अगर 4 है तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका घनत्व, या क्योंकि हम आपेक्षिक घनत्व को किससे गुणा करते हैं? पानी के घनत्व से। नहीं, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब गौर से देखिए, मैं आपको शायद एक बात जरूर बताया होगा कि जब हम एक व्यक्ति जिसका 60 केजी भार निकल कर आता है, ऐसा हुआ, एक स्प्रिंग तुला पर उस आदमी को ऐसे शर्ट के कॉलर से टांग दिया और उसका वजन तोल लिया 60 किलो। ठीक है, उसी आदमी को अब पानी के बड़े से टैंकर में उतार दिया और उसी लटके, कांटे पर लटके लटके उसका वजन जब अपन तोल रहे होंगे तो वजन कितना मिलेगा? कम, 50। कितना मिला? 50। उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं। क्यों कमी नजर आई? यानी अगर मैं पूछूं कि उस 60 किलो के व्यक्ति का वास्तविक एक्चुअल भार बल कितना है? 600 न्यूटन। पानी के अंदर उसका आभासी भार कितना है? 500 न्यूटन। तो जो 100 न्यूटन का अंतर आया, यही 100 न्यूटन ही उत्प्लावन बल का मान है जो उस व्यक्ति पर लगा होगा। यानी अगर वास्तविकता में मैं देखूं कि 600 न्यूटन भार का आदमी 500 न्यूटन ही महसूस करता है, तो जो ये लॉस नजर आ रहा है, जो ये अंतर नजर आ रहा है, ये लॉस ही उसके भार में आभासी रूप से ही सही, पर भार में उसको लॉस नजर आ रहा है ना भाई। 100 न्यूटन का यही उत्प्लावन बल होता है। कोई आपत्ति किसी को? तो हम यहां से कहते हैं कि ऊपर इसमें लिखी हुई चीज जो रॉ नॉट वी गुणा जी है, ये क्या है? तो आप कहेंगे रॉ नॉट यानी उस वस्तु का घनत्व, वी उस वस्तु का, और रॉ नॉट और वी मिलकर क्या बनेंगे? उस वस्तु का द्रव्यमान इंटू जी, और यही क्या हो जाएगा बेटा? एम जी। और यहां ये क्या है? अरे इसी को तो बायंसी कहते हैं कि पानी का विस्थापित जो आयतन है वो वी, पूरी पूरी डुबो रखी ना मैंने वस्तु, वी, और यहां पर ये इसका पानी का घनत्व रॉ इंटू जी एफ वी। और हम यहां पर जानते हैं कि ये जो mg है, इस mg को हम इसका वास्तविक भार भी कहते हैं कि नहीं? एफ बी को हम क्या कहते हैं? एफ बी को हम कहते हैं कि जो हमारे एक्चुअल वेट और जो हमारे
आभासी वेट अपेरेंट वेट में जो अंतर है वही अंतर एफ बी ही तो है बेटा। मैंने अभी तो यही कहा, एक्चुअल अगर 600 न्यूटन है, उसको अपेरेंटली पानी के अंदर कितना मिल रहा है 500, तो वो अंतर ही किसके द्वारा लगाया गया होगा? उत्प्लावन बल एफ बी के द्वारा लगाया गया होगा, हाँ कि ना। और हम इस एक्चुअल को क्या समझते हैं? एक्चुअल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक भार, यानी हवा में उस वस्तु को किसी तोलने की चीज पर रखकर उसका नापा गया भार। यानी मैं उसको क्या लिख सकता हूं? डब्ल्यू एक्चुअल को डब्ल्यू एयर, ये एक्चुअल फिर से डब्ल्यू एयर, और डब्ल्यू अपेरेंट यानी फिलहाल हम कहां पर तोल रहे हैं उसका भार? पानी, पानी, पानी। डब्ल्यू वाटर का मतलब ये नहीं है पानी का भार ना, वस्तु का पानी में भार। डब्ल्यू एयर का मतलब वस्तु का हवा में, या यूं कह दें सामान्य माध्यम में जो हम जनरली जानते हैं हवा, उसमें भार। और जैसे ये काम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? आर डी। समझ रहे बात को बेटा? और सुनते जाइए कहानी आगे, कि अगर यही परिस्थिति यहां पर बी, जिसमें हम अब किसका? अननोन लिक्विड का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करेंगे। अब अननोन लिक्विड है तो मान लिया उसकी डेंसिटी को क्या लिख लू मैं? रॉयल। तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व आर डी क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर नीचे पानी, ऊपर वो लिक्विड जिसकी आप और हम बात करना चाहते हैं। अरे चाचा लिख लेना, पहले सुन लो। बात समझ में आ रही है? ये मुझे ज्ञात करना है, मेरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं किससे गुणा करूं? फिर ये क्या बन जाए? अच्छा नीचे वाला देखो, पहले नीचे वाला क्या बन जाएगा? उत्प्लावन बल, हाँ या ना? उत्प्लावन बल, हाँ या ना? किस द्रव में? पानी में। और पानी में लग रहे उत्प्लावन बल को हम कैसे भी लिख दिए? डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू पानी, हाँ के ना? ऊपर वाला क्या है? फिर से उत्प्लावन बल ही है। किसमें? किसी अज्ञात द्रव में। अरे हाँ देखो, पानी की जगह अज्ञात द्रव में, और इसको क्या लिखा जाएगा? डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू अज्ञात द्रव। किसी को आपत्ति है इसमें? बोल के दिखाओ एक बार, मतलब बताओ एक बार क्या आपत्ति है तो। नहीं है भाई? चिन्नूलाल, कोई दुख है? नहीं है ना? तो बता, एक छोटा सा सवाल फिर अपन यहां पर लेते हैं कि मान लिया हमारे पास कोई एक वस्तु है, और जब उस वस्तु को अपन हवा में तोल रहे हैं, तो हवा में अपन को उसका वजन नजर आता है 300 ग्राम। पानी में जब अपन ने उसको तोला तो अपने को नजर आया 270 ग्राम। और किसी अज्ञात द्रव में जब हमने उसे तोला, तो मान लिया वजन नजर आता है 210 ग्राम। तो हमने कहा कि जो वो वस्तु है उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कितना है? आरडी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा क्या करेंगे? आरडी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है? आपेक्षिक घनत्व। वस्तु के लिए क्या फॉर्मूला है? ऊपर सिर्फ वस्तु का वास्तविक, वास्तविक मतलब हवा वाला भार। अब आप कहेंगे सर ये तो भार थोड़ी ना है, ये तो क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? जी। क्या अंतर है? जी, जी, जी। इसीलिए मैं यहां अनुपातिक रूप से बात कर रहा हूं, तो मैं उन भारों की जगह द्रव्यमान भी रख दूंगा तो भी कोई गलती नहीं है। अदरवाइज मुझे इस द्रव्यमान को 300 ग्राम को जी से गुणा करके रखना पड़ता अगर मैं भार की जगह रखता हूं। पर मुझे पता है फिलहाल मैं आराम से आलसी वाला काम कर सकता हूं। यहां क्या लिख दूंगा? नीचे माइनस पानी में 270, कितना आ गया? 10 आ जाएगा।
और अगर मैं लिक्विड, अननोन लिक्विड की आरडी, तो अननोन लिक्विड में नीचे तो पानी आएगा ना बेटा, तो हवा में, पानी में, फिर ऊपर हवा में, और उस अज्ञात वाले में ऊपर कितना, 90, नीचे कितना, कितना, 3। समझ गए बात को? छापो। फ्लूइड वाली ईएलपी तो लाए होंगे सब। करते हैं, पहले ये समेट लें आज का। जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट। चले, इस हाइड्रोस्टैटिक्स का जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने का जो पैटर्न है ना, वो अपना अगला आने वाला है। इसमें होता क्या है, जैसे एक साधारण सवाल के तौर पे समझाता हूं। चल तू अपने अनुभव से बता कि एक नाव है ना, एक नाव, और नाव का कुछ वजन होगा, तू है, तेरा कुछ वजन होगा, और तू इंडिया से सोना लूट के जा रहा है जापान। ठीक है। अब है तो तू जापानी, रास्ते में धरा गया। अब तेरे को पता लगा कि तू पकड़ेगा, रंग गया तो कुटेगा। तो तूने लूटा हुआ जो सोना है वो पानी में फेंक दिया। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में एक मशीन लगी हुई है, ऐसी एक मशीन लगी हुई है, जो जहां तू जिस नदी में, या नदी मान लेते हैं, या जो तालाब है उसमें मान लेते हैं,
उस तालाब में भाग के ज्यादा दूर तो जा नहीं पाएगा, इसलिए तालाब ले लेते हैं, वरना तो मैं पानी की टंकियां लेने वाला था। अब उस तालाब में अगर एक मशीन लगी हुई है, वो मशीन इतनी अच्छी है कि वो बता देगी कि पानी का लेवल ऊपर जाता है या नीचे जाता है या क्या होता है। तो बस यही मुद्दा है कि तेरे पास तेरी नाव में सारा लूटा हुआ माल था, तूने किसी को देखा, तूने सारा लूटा हुआ माल, सोना वगैरह सब उस पानी में फेंक दिया, तो उस लिक्विड का, उस तालाब का लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? हाँ, तीसरा आंसर भी है, इन्होंने कहा कि वहीं रहेगा। कितने लोगों को लगता है कि पानी का तल नीचे चला जाएगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने लोगों को लगता है कि ऊपर चला जाएगा पानी का तल? एक, दो, तीन। और कितने लोगों को सेम ही रहेगा? मेरे को पहली बात तो ये डाउट लग रहा है कि लोगों को तेरे पे विश्वास नहीं कि तूने सोना ही लूटा होगा। पता लगे प्लास्टिक के खेल खिलौने लूट के भाग रहा हो और पकड़ लिया हो प्लास्टिक के खिलौने लूटता हुआ। चलो, तो ये सब चीजें अपन यहां से सीखेंगे, है ना? मैटर समझ आता है कि क्या हम डिस्कस करेंगे और इसके हमारे पैटर्न क्या होंगे इन सबको समझने के। तो आप यहां पर चाहे तो अनुप्रयोग 2 लिख लें। अनुप्रयोग 2 लिख लें और इस अनुप्रयोग 2 में आप स्टेटमेंट भी लिख लें, द्रव के तल पर आधारित प्रश्न, द्रव के तल पर आधारित प्रश्न। तो सुनेंगे, फटाफट से सुनेंगे। ये एक पात्र हमने लिया है, या ये कोई तालाब भी हो सकता है, जो भी है। और हमने यहां पर कहा कि ये इसमें जो लिक्विड भरा है उसका घनत्व है रॉ एल, राइट। यहां ऊपर एक बर्फ का ब्लॉक है, ये हो गया आइस। ये प्रारंभिक परिस्थिति है। और अंत में क्या हुआ कि ये यहां पर हमारा जो बर्फ है, ये बर्फ पिघल गया है और बर्फ पिघल कर कुछ इस प्रकार से यहां पर कुछ एडजस्टमेंट होगी। ठीक है। अब हमें वास्तविकता में ये पता करना है कि ये द्रव का तल जो पहले हुआ करता था और अभी जो द्रव का तल है, ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा, ये चीज मुझे पता करनी है। अरे, अब मैं समझा रहा हूं ना, शांति। तो बेटा हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि ये जो नीला वाला पानी है, इससे तो कोई हमें फर्क पड़ नहीं रहा ना। हमारा फर्क जो पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि पहले इस आइस के यहाँ होने से ये जो विस्थापित द्रव था ये कितना था, इस सारे बर्फ के पिघल जाने से अब जो विस्थापित द्रव आया है वो कितना आया है। बात समझ रहे हैं ये? इन शॉर्ट, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैथ्स के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इन शॉर्ट मेरा मतलब है कि वीडी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, विस्थापित वॉल्यूम प्रारंभ में ज्ञात करना है, विस्थापित वॉल्यूम अंत में ज्ञात करना है। और अगर यहां पर विस्थापित वॉल्यूम प्रारंभ में ज्यादा है और अंत में विस्थापित वॉल्यूम अगर कम हो गया, यानी विस्थापित वॉल्यूम सिकुड़ गया, तो विस्थापित वॉल्यूम सिकुड़ जाने से जो द्रव का तल है वो क्या होगा? नीचे आएगा।
अब ये कैसे सिकुड़ेगा, ये सब हम बातें जानेंगे धीरे धीरे, टुकड़ों में समझो। और अगर यही परिस्थिति उल्टी हो जाए कि विस्थापित वॉल्यूम प्रारंभ में कम और विस्थापित वॉल्यूम बाद में ज्यादा है, यानी इसकी तुलना में बाद में आयतन फैल गया है, तो लेवल ऊपर हो जाएगा। और अगर प्रारंभ में विस्थापित वॉल्यूम और अंत में विस्थापित वॉल्यूम बराबर है, तो लेवल क्या रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा होता कैसे। यहां पर अगर मुझे प्रारंभ में इस आइस के टुकड़े को उस पर रखने पर विस्थापित द्रव का आयतन पता करना है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल के साथ में कहूंगा कि नीचे mg, ऊपर, अब mg, m किसका लग रहा है बेटा, आइस का, तो मास ऑफ आइस गुणा, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लगा, FB, और FB लगने के लिए क्या करता है, लिक्विड को विस्थापित किया जाता है। तो लिक्विड का घनत्व, विस्थापित लिक्विड को ही, जिसको हम क्या लिखते थे बेटा, वी इन, क्या लिखते थे, अभी उसी को हम क्या लिखना चाहते हैं, वीडी इनिशियल, क्या लिखना चाहते हैं, वीडी इनिशियल इनटू जी, और मैं यहां से क्या कर लूंगा, वीडी इनिशियल ज्ञात कर लूंगा, वीडी इनिशियल बराबर जी से जी तो कट गया, एम आइस बटे रॉयल। जब यहां पर ये सारा आइस पिघल गया, तो आइस पिघल जाने से अब यहां पर ये कुल विस्थापित द्रव, यानी द्रव के, क्योंकि वो मिक्स तो उसी में द्रव में हो गया ना बेटा, जो नीचे था अब उसमें हो गया, तो यहां पर द्रव में कितना आयतन परिवर्तन किया गया है, कितना आयतन विस्थापित हुआ है, उसको वीडीएफ लिखेंगे। और ये किसका आयतन है बेटा, उस पिघले हुए बर्फ का, किसका आयतन है, और पिघले हुए बर्फ का आयतन है, जिसको हम लिखते हैं वीडीएफ। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे, बोलिए बेटा, आयतन बराबर, क्योंकि अब पिघल गया है, पिघल जाने के बाद आर्किमिडीज वगैरह नहीं लगेगा, पिघल जाने के बाद आयतन निकालने के लिए सिंपल द्रव्यमान बटे घनत्व लगेगा। तो यहां पर द्रव्यमान कितना था बर्फ का, एम आइस, घनत्व कितना होता है बर्फ का, कितना है? पानी बन गया है ना, पानी बन गया, तो हम अंत में उसका घनत्व क्या लिख देंगे, रॉ। समझते हैं बात, अब सुनिएगा ध्यान से समझिएगा कि अगर यहां पर परिस्थितियां तीन बनेंगी। सबसे पहली कि अगर ये बर्फ ऐसे द्रव पर तैर रहा है जिसका घनत्व पानी की तुलना में ज्यादा है, अगर बर्फ ऐसे द्रव पर तैर रहा है जिसका घनत्व पानी की तुलना में ज्यादा है, जैसे पारा, मरकरी, तो अब उस परिस्थिति में आप तुलना करें कि VDI और VDF में से कौन बड़ा है, तो यहां भी MI, यहां भी MI, यहां लिक्विड, यहां वाटर, और मैंने कहा कौन ज्यादा, तो ये अगर ज्यादा तो ये कम, और ये ज्यादा, तो VDF इज ग्रेटर देन VDI, हाँ कि ना, और VDF ज्यादा यानी बाद में आयतन विस्तार ज्यादा, तो लेवल अप जाएगा। और वहीं अगर यहां पर रॉ एल पानी से कम है, तो पानी से अगर रॉ एल कम है, रॉ एल कम है, तो वीडी इनिशियल ज्यादा, वीडी इनिशियल ज्यादा, और वीडी इनिशियल ज्यादा और बाद में सिकुड़ कर रह गया कम, तो लेवल कम होगा। और मजे की बात कि इस्तेमाल किया हुआ लिक्विड पानी की ही डेंसिटी के बराबर हो, या यूं मान लो कि पानी ही हो, तो उस परिस्थिति में VDI बराबर VDF, यानी लेवल क्या रहेगा, सेम। इसीलिए ध्यान से सुनना कि पारे की सतह पर बर्फ का टुकड़ा रख देने पर पूरी बर्फ पिघलने के बाद लिक्विड लेवल ऊपर जाए।
नीचे तेल भर दिया और तेल में बर्फ का टुकड़ा रख दिया और तेल के पिघल जाने के बाद, क्योंकि तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है, ज्यादा नहीं होता भाई, तेल ऊपर तैरता है। अबे हाँ, तो यहां से अगर उसका घनत्व पानी से कम है तो लेवल पानी के पिघल जाने के बाद क्या होगा, डाउन जाएगा। और अगर वो बर्फ का टुकड़ा किस पर रखा है, पानी पर, ये है कौन, पानी। और यहां कौन है, बर्फ का टुकड़ा। और ये पिघल कर सारा क्या बन गया, पानी पानी पानी। तो इसका मतलब यहां और यहां बर्फ के रखे होने पर और बर्फ के पिघल जाने के बाद लेवल क्या रहेगा, सेम। कभी कभी ये चौंकाने वाली बात लगती है, पर इसी तरीके से सीखे, फायदे में रहोगे। जितना घुस जाओगे इस चीज में, कॉन्सेप्ट इतना गड़बड़ा जाएगा कि कम से कम 1-1.5 साल तो नहीं निकल पाएंगे, है ना। इसकी आसान, बिल्कुल ऐसा सीखो। हम क्वेश्चंस के साथ और बात करेंगे। मेरा फिर से सबसे पहला बेसिक सवाल है, सबसे पहला बेसिक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाने लायक क्या है, पात्र में पानी भरा है, बर्फ का टुकड़ा रखा है और कहा जाएगा संपूर्ण बर्फ पिघल जाने के बाद इस लिक्विड के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा। आपका आंसर होना चाहिए सेम, क्योंकि बर्फ पिघल जाने पर क्या बनती है, पानी, और नीचे ऑलरेडी क्या है, पानी। सेम। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, तो नोट करें, आगे और बेहतर चीजों पर आएंगे। ठीक है, घड़ी मर गई क्या। सुना है जापानी लोग घड़ियां अच्छी बनाते हैं। तू ही डिफेक्टिव पीस रह गया बस।
चले। बड़े आगे बेटा। चलिए, कंडीशन क्या है? एक नाव और इस नाव में यहां पर ये है हमारे भाई का खजाना। और बाद में भाई ने क्या किया वो आप सब जानते ही हैं। तो यहां अब अपने को बताना है इस द्रव का तल ऊपर उठा होगा या नीचे उठा होगा। बातें हमारी रहेंगी सेम, गौर से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम वीडीआई ज्ञात कर लेते हैं। विस्थापित द्रव प्रारंभिक वीडी डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड इन इनिशियल कंडीशन। तो हम जानते हैं प्रारंभ में जब नाव वहां उस खजाने को लेकर शांति से यहां तैर रही होगी कुछ डूब कर, तो अपने को यहां पर नीचे लग रहा बल बराबर, तो नीचे कितना लग रहा होगा? तो एम बोट का लिख देंगे प्लस एम खजाना, खजाना ट्रेजर बराबर, सॉरी, गुणा जी बराबर वाटर वीडी आई गुणा जी। लिखेंगे बेटा ऐसा। और हमारा टारगेट क्या निकालना है? वीडीआई और वीडीएफ। वीडी आई और, तो यहां से जी से जी काट कर वीडीआई क्या लिखा जाएगा बेटा? एम बोट प्लस एम टी बटे, तो मैं दोनों जगह अलग अलग ऐसे लिख दूं, रो डब्ल्यू रो डब्ल्यू। हाँ जी बेटा। अब अंत में क्या हुआ? अंत में यहां पर खजाना पानी में फेंक दिया गया। अब कितना डिस्प्लेस लिक्विड यहां पर है? एक तो नाव ने विस्थापित किया हुआ है, अभी भी नाव तो तैर रही है ना, तो एक तो नाव ने थोड़ा सा विस्थापित किया हुआ है द्रव को, और ये जो भी अपना खजाना है इसने भी द्रव को विस्थापित किया हुआ है। तो वीडीएफ ज्ञात करना है। तो वीडीएफ ज्ञात करना है, तो एक तो वीडीएफ में है नाव द्वारा विस्थापित और एक इस खजाने द्वारा। अब नाव द्वारा कितना विस्थापित द्रव होगा इसके लिए फिर से क्या लिखा जाएगा? एम बोट गुणा जी बराबर रॉ डब्ल्यू वीडीआई नाव वाला इंटू जी। तो यहां से वीडीआई बराबर एम बोट बटे रॉ डब्ल्यू, और खजाने द्वारा विस्थापित द्रव का वीडीएफ, सॉरी वीडीएफ ना, ये वीडीएफ 1 वीडीएफ 2। तो ये कितना हो जाएगा? खजाने द्वारा कितना आयतन विस्थापित हुआ है? जितना खजाने को वहां पर अपनी जगह बनाने में हटाना पड़ा। तो उसको कितना द्रव हटाना पड़ा? जितना उसका खुद का आयतन है। उसका खुद का आयतन कैसे निकलेगा? उसका खुद का मास यानी एमटी और उसका खुद का घनत्व यानी रॉटी। तो कुल यहां पर वीडीएफ टोटल कितना हो जाएगा? एम बोट बटे रॉ डब्ल्यू प्लस एम टी बटे रॉ टी। अब हमें ये डिसीजन लेना है दोनों में से कौन ज्यादा है। तो ये पहले वाली टर्म दोनों में, अरे है कि नहीं है? दूसरे वाली टर्म में भी अंश में,
और हर में अंतर है। किसका हर बड़ा है? पानी का कि खजाने का? खजाने का घनत्व ज्यादा, तो ये वाली चीज छोटी, तो ये भी छोटा, तो वीडीएफ कम। किससे? वीडी। और अगर अंत में आयतन कम है, यानी कुल मिलाकर अपने को सिकुड़ा सा महसूस हो रहा होगा, यानी लेवल नीचे जाएगा। आई बात समझ? बिल्कुल इसी पर आधारित एक और प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि एक कोई लकड़ी का प्लैंक है जिस पर एक सिक्का रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही नाव की जगह लकड़ी का प्लैंक हो गया और उस खजाने की जगह सिक्का हो गया। उस सिक्के को पानी में गिरा दिया। फिर पूछा जाए, सिक्का यहां इतना सा आयतन घेर रहा होगा, तो अंत में सिक्के द्वारा घेरा गया आयतन कम, तो वीडीएफ कम, तो पूरे लिक्विड का लेवल नीचे। ये समझे? क्या बोल रहा है भाई? तू बातें तो करता रहता पूरे टाइम। देख लिया? ईएलपी निकाल लो, फिर अपन फ्लूइड वाली ईएलपी 1 2 दोनों निपटा देते हैं। कहा जा रहा है? तो फिर जा ईएलपी लेके आ, भाग के जा, पहले तेरे काम निपटाता रहना, पहले ईएलपी दे जा।
अच्छा, इसी में अगर अपन बात करें, गौर से देखना कि इस नाव की जगह, अरे भैया, इस नाव की जगह एक आइस का ब्लॉक होता, आइस के ब्लॉक पर रख देता मैं सिक्का, समय बीतता, आइस का ब्लॉक पिघलता, पिघल कर आइस का ब्लॉक खत्म हो जाता, सारा पानी बन जाता और सिक्का कहां पहुंच जाता? नीचे। फिर क्या होता? तल बढ़ता कि घटता? घटता ही सही, क्योंकि आइस के ब्लॉक के पिघलने से उस लिक्विड के तल पर कोई प्रभाव, ये हमने सीख लिया। और सिक्का जब यहां तैर रहा है तो क्या आएगा? सिक्के का द्रव्यमान बटे पानी का घनत्व। और सिक्का जब डूब जाएगा तो क्या आएगा? सिक्के का द्रव्यमान बटे सिक्के का घनत्व। अब द्रव्यमान तो दोनों तरफ सिक्के का ही आया ना, यहां और यहां, हाँ कि ना? यहां घनत्व किसका है? सिक्के का। यहां घनत्व किसका है? कौन ज्यादा? सिक्के का। और घनत्व अगर ज्यादा तो आयतन, और आयतन कम, कौन सा? फाइनल वाला आयतन कम, यानी तल नीचे। सही बात। चलिए ईएलपी एक बार अभी तो मुझे दे दे। ईएलपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 5। ये तीसरे पे टिक नहीं लग रहा बेटा, नहीं हुआ, आ गया। 1 से 5 चुन्नू किया है पक्का? 6 से 10, 8। चलिए 8वां सवाल, बिल्कुल सिंपल प्यारा सा सवाल। इसमें क्या कहा है? आकृति में दिखाए 3 बर्तनों के आधार का क्षेत्रफल समान है। हमने भी ऐसे सवाल में क्षेत्रफल आधार का समान लिया था। दूसरा, अगली लाइन में लिखा है तीनों बर्तनों में तरल की समान मात्रा डाली जाती है। हमने अलग काम किया था, हमने तीनों द्रवों में तरल का समान ऊंचाई लिया था, इसने समान मात्रा। समान मात्रा डालने से पता है क्या होता है? जो चौड़े मुंह का बर्तन है उसमें तल का लेवल, ये कैसा आदमी है यार, क्या बोला था भाई तेरे को? तो तू कहां लाया? हाँ, बेटा साइकिल से लेने आएंगे यमराज जी। तो इसमें बोला कि हमने द्रव की मात्रा क्या डाली बेटे? सेम। द्रव की मात्रा सेम डालूंगा तो जो चौड़े मुंह का बर्तन है उसमें तरल का लेवल कम, और जितना सकड़ा मुंह है तरल का लेवल, और हम जानते हैं लेवल जिसमें कम, आधार पर दाब भी उतना। तो जो चौड़े मुंह वाला बर्तन है उसमें आधार पर दाब कम, और क्षेत्रफल आधार का सबका समान। तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तीनों में सेम, दाब चौड़े मुंह वाले में कम, तो बल भी कम। तो सबसे कम बल चौड़े वाले में, फिर बिल्कुल सीधे वाले में, और फिर सकड़े वाले में। बोलो किसी को आपत्ति हो तो? यहां बस इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि तीनों बर्तनों में एक तरल की समान मात्रा डाली जाती है, ये है सबसे पकड़ने वाली इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बाद तो आपको आता ही है सब कुछ कि हम कैसे दाब निकालते हैं, कैसे क्षेत्रफल से गुणा करते हैं, वो सब। इसके अलावा सवाल नंबर 10 तक में, 6 वाला, 6 में क्या बोला? एक घनत्व के घनाभाकार पात्र में ऊपर तक भरा हुआ है, तो एक तरफ की दीवार पर तरल द्वारा बल, एक तरफ की दीवार पर तरल द्वारा बल निकालने के लिए पी एवरेज निकालते हैं, गुणा दीवार का क्षेत्रफल करते हैं। पी एवरेज कितना आ जाएगा? टॉप पर 0 ले लो, क्योंकि यहाँ पर पात्र, ये घनाभाकार पात्र बंद लगा नजर आ रहा है। और नीचे ही नीचे क्या ले लोगे रोजी? एच। एच कितना है? 3L। बेटे आंसर आएगा। सबसे ऊपर दाब में क्या ले लेता हूँ? 0। यहाँ क्या ले लेता हूँ? रोजी 3L। तो औसत दाब क्या हो जाएगा? रोजी 3L+0/2, यानी रोजी 3L/2। और इस दीवार का क्षेत्रफल कितना है? ये है 3L और ये है L, तो 3L²। तो इसी को कर दो गुणा 3L² से, तो कितना हो जाएगा? 9 रॉ GL³/2। चलिए ईएलपी नंबर 2, सवाल नंबर 5 तक। 4,
सवाल नंबर 4 में कहा है एक झील के तल से बुलबुला उठना शुरू होता है। ये झील का तल, पात्र बना लेते हैं, झील तील क्या करेगी। ये बुलबुला है और नीचे दाब। अरे नीचे जो दाब है वो क्या है, ज्यादा की कम। ऊपर जाते जाते दाब, तो बुलबुले का आयतन। इल्ले, अरे यहां दाब ज्यादा है, जब ये बुलबुला सतह तक आएगा तो इस पर दाब जैसे कम होगा तो बुलबुला आकार में बढ़ेगा। ये बात यहां कही भी गई है और हम समझाना भी चाहते हैं कि हाँ ऐसा होना होगा। क्यों होना होगा, क्योंकि हम यहां पर बुलबुले में क्या भरी पाते हैं अंदर, गैस। गैस बराबर पीवी बराबर, अगर समतापीय प्रक्रम है तो P1V1 बराबर, और हम कहते हैं कि यहां से यहां जाने पर दाब कम हुआ तो आयतन बढ़ेगा। सही बात। और अब यहां पर क्या कह दिया गया है कि ऊपर तक पहुंचने पर बुलबुले की त्रिज्या पहले से, तो अंदर यहां क्या मान लू, R, यहां क्या मान लू 2R, यहां आयतन V, यहां 8V दादा, क्योंकि 4/3 पाई R क्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर अगर दाब P1 लिखूं, यहां दाब P2 लिखूं, तो मैं लिख दूंगा P1 गुणा V बराबर P2 गुणा 8V। तो मैं लिख सकता हूं P1 बराबर 8P2। अब P1 को क्या लिखूंगा बेटा मैं, ये H गहराई मान लू ना, तो यहां पर क्या लिख दूंगा P1 को, P0 प्लस रॉ जी एच। रॉ यहां है क्या, पानी है ना, हाँ ठीक है ना। और यहां पर बराबर 8 P0 बस P0, क्योंकि वो तो सतह है। सतह है मतलब हमने नगण्य गहराई मानी है, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा बेटा, 7P0 बराबर रॉ वाटर जी गुणा एच। और P0 क्या बोला हुआ है, देखो वायुमंडलीय दाब जो है ना, HMM पानी के बराबर, पता है। HMM पानी का मतलब, अच्छा मुझे ये बताओ, 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रॉ किसका, मरकरी का जी, और H कितना 760। तो यहां पर HMM ऑफ वाटर का क्या मतलब होगा, HMM ऑफ वाटर का क्या मतलब होगा बेटा, रॉ किसका, वाटर का जी, और यहां HMM, आया ना। तो मैं इसी को 7 और यहां पर क्या लिख देता हूं, रॉ वाटर जी और HMM लिख देता हूं, और ये हो जाएगा रॉ वाटर GH। रॉ वाटर से, जी से मुझे पता क्या करना है, झील की गहराई, मैं इसको छोटा एच लिखता हूँ, है ना। झील की गहराई को मैं छोटा एच लिख लेता हूँ, है ना। तो झील की गहराई एच बतानी है, तो 7 गुणा एच। ELP 2 में क्वेश्चन 5 तक, ELP 2 में क्वेश्चन 9 तक, ELP 2 में क्वेश्चन 9 तक, क्वेश्चन 10, 10 हो जाएगा, 10 पास्कल वाला है ना। क्वेश्चन 11, चलिए बात करते हैं। हम यहाँ पर सकल इस सवाल के चित्र देखकर मुझे समझ आ रहा है कि इस्तेमाल क्या होना है, पास्कल लॉ ही होना है ना। अब पास्कल लॉ की बात कर लेते हैं कि एक बार तो मैंने क्या किया, FA लगाया, क्रम में सबसे छोटे से बड़े FSBSB परिमाणों को संतुलित करने के लिए आवश्यकता होगी द्रव्यमान एक ही क्षेत्रफल। चलिए, FA/A बराबर इधर क्या हो जाएगा बेटा, 6000/B मान लो बड़े वाले क्षेत्रफल को, है ना। एक तो ये समीकरण हो गया, एक इधर क्या हो जाएगा,
एफ बी बटे ए बराबर 10,000 बटे बी, और एफ सी बटे ए बराबर 1200 लिखूं? नहीं, 600 ही आएगा, क्योंकि जो दाब क्रिएट होगा वो तो प्रत्येक बिंदु पे होगा ना बेटा। तो इधर वाले बीच वाले कॉलम पर भी दाब अपने को 6000 न्यूटन चाहिए, बल 6000 न्यूटन चाहिए, इधर वाले भी 6000 न्यूटन चाहिए। तो कुल मिलाकर जो दाब लिखा जाएगा वो 6000 बटे बी ही लिखा जाएगा, है ना। मतलब कुल मिलाकर इस सवाल का ये कहना है, ये सवाल यही जानना चाहता है कि कोई बच्चा इस एफ सी के लिए 6000 और 6000 को जोड़ ना दे। अगर कोई जोड़ेगा भी तो क्षेत्रफल भी भाग आएगा, है ना। पर ये सब काम अपने को नहीं करना, सिर्फ एक बिंदु पर अपने को दाब करना, दाब के लिए निकालना है। ये हो गया। अब बताइए यहां पर कौन कौन सेम हो गए बेटा, एफ ए और ये चीज बड़ी, तो एफ बी बड़ा हो गया, तो एफ बी बड़ा है और एफ सी बराबर है। हाँ हाँ, ईएलपी नंबर 3 आप करेंगे होमवर्क में, तुरंत होमवर्क लिख लो, पकड़ बेटा। ईएलपी 3 मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 24 तक, जल्दी लिखें। एक्सरसाइज 1 में 24 तक, कंसेप्ट बिल्डर 2 तक, और ईएलपी 3 तक। ठीक है, थैंक यू। हाँ क्या? हाँ, अगली क्लास में अपन रोटेशन की ईएलपी लाएंगे बेटा, उसको फ्री करते हैं जहां के जहां, है ना। थैंक यू।